हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में अगर हम बात करें, पहले तो मैं बात करना चाह रहा था भारत और रसिया के बारे में, जो कि एक अमेरिका को चुनौती देते हुए भारत ने एक स्टेप लिया। लेकिन पहले उससे बात करें अमेरिका और रसिया के बारे में, फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑर्डर के बारे में, उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को अफेक्ट करती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना एज ले जाती है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन में। यही चीज अभी मैं आपको जो महागठबंधन है, जो कि आपको मैंने बताया था कि वहां पर जो आरजेडी है, साथ ही साथ कांग्रेस है और कुछ छोटे दल जो मिलकर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ जदयू के खिलाफ और जो एनडीए अलायंस है उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के अंदर। और हाल ही में मतलब कल अगर देखा जाए तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है महागठबंधन ने अपनी तरफ से। उस घोषणा पत्र की अगर प्रमुख बातें अगर देखी जाए या प्रमुख बातें कही जाए, तो कुछ बातें इस प्रकार से। सबसे पहले तो आप घोषणा पत्र का नाम ही देखें तो उसमें लिखा है तेजस्वी के प्रण। मतलब आप समझ रहे हो कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव की तो वैसे भी तबीयत खराब है। रही बात तेज प्रताप यादव की, तो उनको तो पार्टी से अलग कर दिया गया है, तो वो अपनी नई पार्टी के साथ चुनाव में उतरे हैं। तो वर्तमान एनडी जो महागठबंधन है, उसका मुखौटा अभी तेजस्वी यादव रहने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये तो हो गया साफ, क्योंकि उनने संकल्प पत्र में ही लिख के दे दिया। दूसरा, जैसा कि हर विपक्षी पार्टी, मतलब विपक्षी पार्टी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कुछ ऐसे समीकरण बैठाती हैं जिसमें मुस्लिम्स हो और कुछ ऐसे छोटे तबके के लोग हों, उनको मतलब जुटाने का प्रयास करती हैं। क्षेत्र वाइज वो चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन जो विपक्ष का एक कॉमन वोट बैंक है वो मुस्लिम तो रहता ही है। अगर बिहार चुनाव की बात करें तो वहां पर एम बाय जो पॉलिटिक्स है या एम बाय जो फैक्टर है वो मायने रखता है। अब एम बाय फैक्टर क्या है? एम मतलब हो गया मुस्लिम्स, बाय मतलब हो गया यादव। तो मुस्लिम और यादव की जो गठबंधन, एक प्रकार से जो टारगेट ऑडियंस है आरजेडी की, वो मुस्लिम और यादव है। लेकिन यहाँ पर आरजेडी या पूरा विपक्ष एक जगह एक गलती कर देता है। वो ये सोचते हैं कि पूरे मुस्लिम उनको वोट देने वाले हैं, और यहीं पर अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो मुस्लिम्स को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देंगे। यही गलती तेजस्वी जी ने इस बार भी की और अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिख दिया कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, बल्कि उसको हम और पैसा देंगे। और इस प्रकार की चीजें जब घोषणा पत्र में लाई जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों को लेकर इतना बवाल काटती है, इतना इंटेंसिफाई कर देती है, इतना प्रचार करती है इन चीजों का, कि जो जनमानस है वो पूरा इकट्ठा हो जाता है। जनमानस से मैं बात कर रहा हूँ हिंदुओं की, वो पूरा इकट्ठा हो जाता है और वो विपक्ष के अगेंस्ट में वोट देता है। और ये चीजें कंटिन्यूसली पिछले 10 सालों से हो रही हैं। अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है तो सीधी सी बात है, जो पूरा हिंदू वोट है वो जाता है भारतीय जनता पार्टी या उसके संगठनों के तौर के, मतलब वोट झोली में। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। तेजस्वी यादव ने कहा 5 लाख नौकरी देंगे, जो अनरियलिस्टिक टाइप के वादे हैं। हर एक घर में नौकरी दे दी जाएगी, ये भी अनरियलिस्टिक टाइप की। मतलब आपको वर्तमान सरकारी नौकरी से 300 गुना ज्यादा नौकरी देना है। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक बातें हैं। इवन मैं ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी पैसा देना स्टार्ट किया है, ना केवल मध्य प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अनरियलिस्टिक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो वो राजस्व पे कहीं ना कहीं भार डालेगा, और जब राजस्व पे भार डालेगा तो सरकार क्या करती है, आपसे इनडायरेक्टली रूप से टैक्स के फॉर्म में वो पैसा वसूलती है। और वो फिर सिर्फ यही साइकिल चलता रहता है, वहां उस पर्टिकुलर राज्य का विकास क्रम रुक जाता है। लेकिन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इसी से पैसा आता है, इसी से वोटें आती हैं, और यही कारण है कि सारी पार्टियां इस चीज को अपना रही हैं। तो मैं पर्सनली जो फ्री बाय है उसको मैं एक प्रकार से समर्थन नहीं करता, लेकिन आज की डेट में सारी पार्टियां कर रही हैं। रही बात जनस्वराज और बीजेपी के, तो बीजेपी का अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो जनस्वराज है, जनस्वराज की जो मुखिया है या जो लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कुछ बातें स्पष्ट रूप से कह दी हैं, जिसमें दारू को एक प्रकार से बैन हटाना या जो शराब है उसको बैन हटाना उनकी उसमें लिस्ट में प्रमुख है। साथ ही साथ
उन्होंने कुछ ऐसे रियलिस्टिक वादे किए हैं जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी को नहीं इंक्लूड किया है और कहा है कि हम सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हम स्मॉल स्मॉल उद्योग बनाएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे लोगों को रोजगार दें। और साथ ही साथ जो पलायन है या दूसरे राज्यों में काम करना है बिहारी लोगों का, उसको भी रोकने की बात उन्होंने कही है। तो ये अलग अलग टर्म है, लेकिन विपक्ष आप हमेशा देखना, हर चुनाव में देखना, जो मुस्लिम और जो भी विरोधी दल है, सपोज अगर मान लो यादव पार्टी का है तो यादव, कुछ और जाति का नेता है तो वो इसमें फंसता रहा है। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि विपक्ष उसी में फंसेगा और इस प्रकार के फुल अनरियल, मतलब एक प्रकार से अनरियल रियलिस्टिक वादे करके घोषणा पत्र में डाल के कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरा पुराना वीडियो ना देखा हो तो वो भी जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।